गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10th एसएसटी का, वो चल रहा है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के इस चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसका, और उसके साथ राष्ट्रपति को संसद के द्वारा कौन कौन से, संविधान के द्वारा कौन कौन से जो अधिकार है और कार्य दिए गए हैं उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना सबसे पहला बिंदु है वो है राष्ट्रपति को पद से हटाने की पद्धति। राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की जो पद्धति है उसका जो वर्णन है वो किया गया है अनुच्छेद 61 के अनुसार। सबसे प्रमुख बात ध्यान रखनी है आपको, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो पद्धति है उसका जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 के अनुसार किया गया है। आगे बात आती है अभियोग लगाने का अधिकार लोकसभा व राज्यसभा को। राष्ट्रपति के ऊपर जो अभियोग लगाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, जिसके सदन लोकसभा और राज्यसभा है। यानी राष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाने का जो अधिकार है वो लोकसभा और राज्यसभा को प्राप्त है। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये अभियोग है वो किस प्रकार से, किस पद्धति से, किस तकनीक से लगता है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले बात आती है इसमें आगे, अभियोग की अनुमति के लिए सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। अभियोग की अनुमति के लिए आवश्यक है कि सदन की जो समस्त संख्या है, सदन की जो समस्त संख्या है उसके 1/4 सदस्य, कितने सदस्य? 1/4 सदस्यों के उस अभियोग की अनुमति पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यानी अगर 1/4 सदस्य उस अभियोग की अनुमति पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो इसको आगे प्रोसेस में कार्य को लिया जा सकता है। आगे बात आती है प्रस्ताव एक सदन में पास होने पर दूसरे सदन में जाएगा। जब राष्ट्रपति के ऊपर जो अभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है वो जब एक सदन में प्रस्ताव है पास हो जाता है तो उसके बाद उसको दूसरे सदन में प्रस्ताव को भेजना होगा। मान लीजिए लोकसभा में वह प्रस्ताव है अभियोग का, वो पास हो गया है, तो पास होने के बाद में वो लोकसभा के बाद में कहां जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। यही मान लीजिए अगर राज्यसभा से वो पास हो गया तो वो जो अभियोग की है जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया गया है वो किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास जाएगा। इसलिए दोनों सदनों में क्या है, इसको पारित होना आवश्यक बताया गया है। आगे बात आती है कि अभियोग पर 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यदि अभियोग को पास करना है, यदि अभियोग को पारित करना है तो अभियोग पर 2/3 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। लोकसभा में ये बात अनिवार्य है, राज्यसभा में भी ये बात अनिवार्य है कि अभियोग को प्रत्येक सदन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास होना आवश्यक बताया गया है। आगे बात आती है आरोप सिद्ध होने पर प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आरोप सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति ने कुछ अनुचित, कदाचित कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, विशेष लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, दोनों सदन इससे सहमत हो जाते हैं और 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो जिस दिन से राष्ट्रपति पर है ये अभियोग है वो पारित करने का प्रारंभ का प्रस्ताव किया गया था, उसी दिन से राष्ट्रपति को क्या है कि उससे पद से हटा दिया जाएगा। तो इसमें 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात है कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 61 के अनुसार। दूसरी बात है लोकसभा और राज्यसभा है, इसको अभियोग लगाने का राष्ट्रपति पर अधिकार है। तीसरी बात है एक सदन में पास हो जाता है अभियोग तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यानी दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से ये पारित हो जाता है तो जिस दिन से ये प्रस्ताव है स्वीकृत किया गया था उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ समझा जाएगा, यानी पदच्युत समझा जाएगा। आगे बात आती है कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य है
वो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति है इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रमुख रूप से संसद की सहमति के माध्यम से करता है। तो हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को है वो कौन कौन सी शक्तियां व अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब बात आती है दो भाग कौन कौन से हैं या ये दो शक्तियां हैं ये कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना, जो पहली शक्ति है राष्ट्रपति की वो एक सामान्यकालीन शक्तियां। कौन शक्तियां हैं? सामान्यकालीन शक्तियां। और दूसरी शक्तियां कौन सी है? संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियों को आपातकालीन शक्तियां भी कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा दो प्रकार की शक्तियां हैं वो प्राप्त है। पहली सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी शक्तियां है वो है संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों को। राष्ट्रपति को जो सामान्यकालीन शक्तियां मिली हुई है उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो इसका पहला पॉइंट है सामान्यकालीन शक्तियों का वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, अधिकार है, कार्य हैं, उनका जो वर्णन है वो किया गया है अनुच्छेद 53 के अनुसार। तो सबसे प्रमुख यहाँ बात ध्यान रखनी है आपको कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं उनका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व उनको पद से हटाने का कार्य करता है। कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है राष्ट्रपति का वो होता है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। और जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता है उनको हटाने में भी क्या है कि राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राष्ट्रपति संघ के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले बात है कि राष्ट्रपति है वो किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा जो संघ के यानी केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति की जाती है। किनकी नियुक्ति की जाती है? कि जो अपने कार्यपालिका के संघ के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बताती है कि राष्ट्रपति संघ का यानी कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस किसकी? प्रधानमंत्री की, अन्य मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महालेखा परीक्षक की और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राष्ट्रपति की। आगे बात आती है विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति। विदेशों में जो राजदूत है उनकी नियुक्ति का कार्य भी क्या है कि राष्ट्रपति के सहमति से ही किया जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे बात आती है कि शासन संचालन संबंधी शक्ति। जिस प्रकार हमने बात की कि विभिन्न नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार शासन के संचालन में भी क्या है कि राष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम चर्चा करेंगे कि शासन संचालन में किस प्रकार राष्ट्रपति है वो अपनी भागीदारी निभाता है और शासन के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण है दायित्व है, अपना जो कार्य है उसको पूरा करता है। तो सबसे पहले बात आती है इसमें शासन संचालन संबंधी शक्ति में कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। सबसे प्रमुख कार्य है कि जब चुनाव है वो पूर्ण हो जाते हैं, उसके नतीजे आ जाते हैं, तो उसके बाद में राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख जो कार्य बनता है वो बनता है कि सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यानी लोकसभा
और राज्यसभा, उन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति है वो उस सत्र में अभिभाषण देता है और देश की जो गतिविधियां हैं, जो अपनी संस्कृति सभ्यताएं हैं, उसके बारे में जो अधिकारी है उनको रूबरू कराता है और विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे उनका परिचय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, इसके साथ साथ जो प्रमुख कार्य बनता है यहाँ पे वो बनता है शासन संचालन में कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का कार्य भी क्या है कि राष्ट्रपति के सहयोग के माध्यम से ही किया जाता है। आगे बात आती है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण। मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों का जो चुनाव हो गया उसके बाद में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है, कौन सा दायित्व मिलना है, इसमें भी क्या है कि राष्ट्रपति की अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है और जब कार्य सूची उसकी तैयार हो जाती है मंत्रिपरिषद की तो उसके बाद में जो प्रधानमंत्री है वो जो कार्य सूची है वो राष्ट्रपति के पास में भेजता है। लेकिन अगर कहा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आवश्यकता महसूस होती है तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श है, सलाह है, वो समय समय पे ली जा सकती है। अब आगे बात आती है कि शासन संचालन संबंधी शक्ति के बाद में कार्यपालिका के संबंध में और कौन सी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ध्यान रखना कि वैदेशिक व सैनिक क्षेत्र में शक्ति यानी विदेशी मामलों में और सैनिक क्षेत्र में भी क्या है राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो प्राप्त है। अब कौन कौन सी शक्तियां इसको प्राप्त है राष्ट्रपति को? वैदेशिक क्षेत्र में यानी विदेशी क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में। तो आइए इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है भारत के संघ का वैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति है वो भारत का वैधानिक प्रमुख है, यानी जो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इस कारण राष्ट्रपति को भारत का संघ का वैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वो प्रमुख पे माना जाता है। समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति, जो अपनी सेनाएं हैं उन सेनाओं का जो लीडर होता है, जो प्रमुख नेता होता है वो है भारत का राष्ट्रपति। यानी हम बात करें जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है, सेनापति होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को इसमें अन्य शक्तियां प्राप्त है, वो है रक्षा, युद्ध, शांति के विषय पर संसद कानून बनाती है। चाहे युद्ध का विषय हो, चाहे शांति का विषय हो, चाहे रक्षा का विषय हो, इस पर जो कानून बनाने का जो प्रमुख अधिकार है, जो शक्ति है, वो संसद को प्राप्त है। संसद है वो कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसद को हम व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं और समस्त कानूनों पर अनुमति देना, हस्ताक्षर करना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति की इससे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद कानून बनाती है, लेकिन कानून है वो वास्तविक रूप कब लेते हैं? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उन कानूनों पे, उन विधेयकों पे हो जाते हैं। संसद की स्वीकृति से युद्ध की घोषणा और सेनाओं का प्रयोग। अब राष्ट्रपति है वो संसद के माध्यम से अपनी इन शक्तियों का उपयोग करता है। संसद की अनुमति से, संसद की स्वीकृति से वह युद्ध की आवश्यकता के अनुसार घोषणा कर सकता है और इसके साथ सेनाओं का प्रयोग करना है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों सेनाओं का अगर उसे प्रयोग करना है तो उससे पहले उसे संसद की स्वीकृति लेनी होगी। संसद अनुमति देती है तो राष्ट्रपति है वो सेनाओं का उपयोग कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया और आगे की जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और अध्ययन है वो हमारे आगे वाले वीडियो में करेंगे।